हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। फ्रेंड्स, ये पॉलिटी के सेक्शन में हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है जिसका टाइटल हमारे पास पार्लियामेंट है। तो इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ दो पोर्शन बचते हैं जो हमने स्टडी नहीं किए। उसमें पहला है हमारे पास इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और पॉलिटी वन लाइनर्स। तो फ्रेंड्स, आप उनको एक फैक्चुअल डाटा के रूप में पढ़ के याद रख सकते हैं, तो उनको समझने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप उनको सिर्फ याद रखने के लिए पढ़ें, उनको याद कर लें। तो पॉलिटी की ये जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे। सो हम आते हैं कि पार्लियामेंट पे। सबसे पहले आपने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट उसमें आपका प्रेसिडेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा, तीसरा लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल। अब ये देखिए, आपके पार्लियामेंट को सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड में समझा देता हूँ कि पार्लियामेंट आपका क्या रहता है। पार्लियामेंट आपका लॉ मेकिंग हाउस है। लॉ मेकिंग हाउस है सेंट्रल लेवल पे। आपका पार्लियामेंट जो होता है वो क्या करता है, आपका देश में कानून बनाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ चुन के कौन गया हुआ है, चुन के गया है आपके लोकसभा के मेंबर। लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड होते हैं, वही जाके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और दोनों मिलके और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स मिलते हैं, जो जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब पार्लियामेंट के फर्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम, जिसका नाम है फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसका नाम है राज्यसभा। अब देखिए, राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा में हमारे पास 250। कितनी स्ट्रेंथ है हमारे पास इसकी, 250। ये फिक्स्ड है, ये अभी तक बढ़ाई नहीं गई, इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये अभी तक 250 में फिक्स है। और इसमें 250 में हमारे पास कितने आदमी जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, वो हमारे पास 12 नॉमिनेटेड हैं। और 238 जो हैं वो हमारे पास स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और इनको इलेक्ट कौन करता है, इनको इलेक्ट करता है आपका लोकसभा के मेंबर्स। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होती। राज्यसभा में के मेंबरों को इलेक्ट कौन करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग लोकसभा के मेंबर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए कि प्रेजेंटली कितने हैं आप हमारे राज्यसभा में मेंबर। राज्यसभा में प्रेजेंटली मेंबर है हमारे पास 245। अब इसमें देखें कि इनमें से 229 जो है अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किनको, स्टेट को। 4 मेंबर जो हैं वो यूटीज़ के हैं। और 12 मेंबर जो हैं वो हमारे नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। और ये कौन से मेंबर हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, ये आपके उन फील्ड्स के एक्सपर्टीज़ लोग होते हैं। कोई भी अपना फील्ड का एक्सपर्टीज़ लोग जो होगा वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है उसको मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें आप इसको कि 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। कि जो आपका 4th शेड्यूल है, जो आपका चौथी सूची है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, वो क्या कर रही है, वो आपकी एलोकेट कर रही है सीट्स इन राज्यसभा। वो आपके राज्यसभा की सीट्स को प्रदान कर रही है किनको, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को आपकी चौथी सूची संविधान की वो सीट्स प्रदान कर रही है राज्यसभा को। अब ये देखिए, राज्यसभा की सीट्स जो थी वो कहाँ से उनको मिलती हैं, चौथी सूची से। किन की बात कर रहा है ये, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के केस में। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर इन द सेंस
कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे आपका लोकसभा हर 5 साल के बाद नया बनाना पड़ता है इलेक्शन करके, वैसे राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, उसके उलट वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, वो कभी भी डिसॉल्व या डिसोल्यूशन उसकी नहीं होती। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर कैसे होते हैं, वो 1/3 इसके मेंबर जो हैं वो सेकेंड ईयर हर 2 साल के बाद वो रिटायर होते जाते हैं। ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए राज्यसभा के केस में। अब नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंटर में देखिए आप कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो क्या कर रहा है, वो आपके राज्यसभा के मेंबर की टर्म फिक्स कर रहा है। वो कितनी कर रहा है, 6 ईयर्स। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि राज्यसभा की जो एक ऑफिस के उसके मेंबर की टर्म कितनी है, 6 ईयर्स। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट और अमेंड कर सकते किसको, मनी बिल को। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि राज्यसभा अमेंड या रिजेक्ट मनी बिल को नहीं कर सकती। अब जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वही आपका चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ये पॉइंट भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा को ऑथराइजेशन है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स बना सकती है। ऑल इंडिया सर्विस कौन सी, न्यू ऑल इंडिया सर्विस। जैसे आपके एक सेंट्रल लेवल की ग्रुप ए जॉब्स होती हैं और वो वैसे ऑफिसर्स ग्रुप्स ए वाले कहीं भी इंडिया में पोस्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसी न्यू सर्विसेज, कोई भी ऐसी सेम लेवल की न्यू सर्विसेज राज्यसभा बना सकता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास लोकसभा। नेक्स्ट है हमारे पास लोकसभा। तो लोकसभा का केस अब देख लेते हैं हम। अब आपके स्क्रीन के सामने आ गया कि लोकसभा क्या है। ये देखिए कि लोकसभा क्या है आपका, हाउस ऑफ पीपल, जहाँ से लोग इलेक्ट होके आपके भेजे जाते हैं, उनकी इलेक्शन होती है। अब ये देखिए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की, हमारे पास 552। उसमें से कितने आएंगे, 530 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, स्टेट्स के। 20 होंगे वो जो रिप्रेजेंटेशन होंगी कहाँ की, यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज। और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसको 2019 में अमेंडमेंट के ज़रिए हटा दिया गया। तो इतने मेंबर्स की फिक्सेशन है। अब प्रेजेंट केस में देखते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ और प्रेजेंट केस में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट में हमारे पास लोकसभा में मेंबर हैं 545 और इसमें से जो 530 हैं वो हमारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 13 मेंबर हमारे कहाँ के हैं, 13 मेंबर हमारे यूटीज़ के हैं और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए मेंबरशिप के केस में। ये मेंबरशिप बहुत बार पूछी जाती है। अब देखें कि लोकसभा की जो नॉर्मल टर्म है वो 5 ईयर्स है, लेकिन एक्सटेंड इसमें किस केस में किया जा रहा था, एक्सटेंशन इसको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में मिलती है। जब भी देश में इमरजेंसी लगती है तो इसकी साल दर साल बुनियाद जो है वो बढ़ाई जाती है। और जब इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है जनरल इलेक्शंस के बाद इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है उस डेट से इसको डिसॉल्व माना जाता है पूरे 5 साल के लिए। कि जिस डेट को लोकसभा फॉर्म हुई हो, फर्स्ट मीटिंग उसकी हुई हो, तो उस डेट से 5 साल तक ये कंटिन्यू करता है। तो लोकसभा का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। लोकसभा में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट में क्या बोल रहा है
कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ये देखिए क्या बोल रहा है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे वो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन द सेंस कि जो हाउस के प्रोसीजर को, हाउस के फंक्शंस को परफॉर्म करा रहा है, जिसको हम चेयर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई लोकसभा का मेंबर बोल रहा होता है तो वो चेयर को एडहर कर रहा होता है। जो सामने चेयर लगी होती है वो उनका कौन होता है? वो उनका एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो लोकसभा के कामकाज को चलाता है। तो स्पीकर होता है वो, और डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर कब होता है? ऐसे जनरली स्पीकर बैठा होता है, लेकिन स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर बैठा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो बात कर रहा है कास्टिंग वोट की। किसकी वोट वो बात कर रहा है? कास्टिंग वोट की। और कास्टिंग वोट किसके पास होता है? कास्टिंग वोट आपके स्पीकर के पास होता है, लोकसभा के स्पीकर के पास। और कास्टिंग वोट कब डाला जाता है? जब भी एक डेडलॉक बन जाए। क्या बन जाए? डेडलॉक बन जाए। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या डाला जाता है? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या डिसाइड करता है कि कौन सी डेडलॉक की पोजीशन से वो किस साइड मूव करेंगे। या तो उनको हाँ करनी होती है उस बिल को, या ना करनी होती है। तो ऐसे डेडलॉक के केस में वो डिसाइड करते हैं अपने कास्टिंग वोट से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब भी हाउस की जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग मीन्स कि दोनों हाउस जब इकट्ठे बैठते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और उसमें क्या होता है? उसमें लोकसभा का स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करता है। सच ए सिटिंग इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट टू सेटल ए डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस ऑन ए बिल। अब देखिए क्या होता है कि ऐसी सिटिंग्स में प्रेसिडेंट भी आपका आता है। वो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग करने के लिए समन करता है, बुलाता है कि आप आएँ, और जो आपकी डेडलॉक की स्थिति बन चुकी है उसमें कास्टिंग वोट डाल के लोकसभा का स्पीकर जो है वो डेडलॉक रिजॉल्व करेगा। तो ये भी चीज़ सिमिलर थी ऊपर वाले पॉइंट के जैसे। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि लोकसभा का स्पीकर क्या करता है? लोकसभा का स्पीकर आपके पास अपॉइंट करता है किसको? चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज, और सुपरवाइज करता है उनकी कामकाज को, उनकी फंक्शनिंग को। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज हमारे पास कौन सी कमेटीज होती हैं? कोई भी किसी भी चीज़ के लिए पार्लियामेंट कमेटी बिठा सकता है। किसी चीज़ के लिए सर्वे करने के लिए, किसी चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए, किसी इशू के ऊपर काम करने के लिए और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ऐसी सभी केसेस में हमारी स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटीज़ बनती हैं। और इनमें क्या रहता है? इनमें सारी फंक्शनिंग जो है उनको सुपरवाइज कौन करता है? उनका लोकसभा का स्पीकर। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए कि जब जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व इन द सेंस कि जब भी उसकी बुनियाद 5 साल की ख़त्म हो गई, फिर भी जो स्पीकर है वो अपना ऑफिस वैकेट तब तक नहीं करता जब तक एक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का स्पीकर नहीं बन जाए। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पुराना स्पीकर कब तक अपने ऑफिस में रहता है, जब तक एक नया स्पीकर ना आ जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किन किन केसेस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपनी सीट वैकेंट करता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट कौन सी सिचुएशन में वैकेंट करेगा? जब वो एब्सेंट रहता है ऑल मीटिंग्स में फॉर 60 डेज, कि 60 दिनों के लिए विदाउट एनी परमिशन और इन्फॉर्मेशन अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो छुट्टी पे रहता है, एब्सेंट रहता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से, तो उसको जो अपनी सीट है वो वैकेंट करनी पड़ सकती है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई भी आपका मेंबर जो है वो क्या है? वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर और
पार्लियामेंट के अंदर दोनों जगह एक टाइम सीट नहीं ले सकता, या तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट हो या तो वो पार्लियामेंट का पार्ट हो। और अगर ऐसा है कि वो दोनों में सीट एक्वायर करके बैठा हुआ है, अगर दोनों में वो सीट एक्वायर करके बैठा हुआ है, तो उसको किसी एक सीट से 14 दिन में रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कि उसको एक सीट से अपना 14 दिन में रिज़ाइन करना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में क्या रहता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर से ही रिज़ाइन कर देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच ही हाउस डिसाइड टू सर्व। इफ डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन हिज सीट इन राज्यसभा बिकम्स वेकेंट। सेम केस राज्यसभा और लोकसभा में हो रहा है कि अगर पर्सन दोनों हाउसेस में इलेक्ट किया जा चुका है तो उसको 10 दिन में ये क्लियर करना पड़ेगा कि उसने किस हाउस का पार्ट बनना है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी जो राज्यसभा की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, लोकसभा के केस में क्या होता है। लोकसभा के केस में आपके पास एक ज़ीरो आवर होता है। ज़ीरो आवर आपके पास क्या है, ज़ीरो आवर आपके पास एक क्वेश्चन करने का तरीका है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे आपके पास, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चन होते हैं, एक इनफॉर्मल डिवाइस होता है और इसमें मैटर्स कौन से रेज होते हैं इनफॉर्मल डिवाइस में। इसमें आपके कोई भी मैटर जो कि चल रहे होते हैं आपके देश में विदाउट एनी प्रायर नोटिस, मतलब कि कोई भी नोटिस दिए बगैर रेज किए जा सकते हैं। कब तक, अनटिल द एजेंडा ऑफ द डे। एजेंडा ऑफ द डे शुरू हो जाता है आपका लंच के बाद, तो उससे पहले तक और आपके क्वेश्चन आवर के बाद ज़ीरो आवर स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो पुट डाउन किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि इट इज़ एन इनोवेशन इन इंडियन इनोवेशन इन फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अब ये कह रहा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों ने अडॉप्ट किया हुआ है कि पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में कहीं भी ज़ीरो आवर की हमें वेरिफिकेशन या उसका प्रावधान नहीं मिलता। हमने ये अपने हिसाब से प्रावधान बनाया हुआ है और ये एग्जिस्टेंस कब से है, 1962 से। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पार्लियामेंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए, सबसे पहला बोल रहा है कि आपका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका सरकार के पास या कैबिनेट के खिलाफ जाता है कि हमें इस सरकार से लोगों का भरोसा उठ चुका है, तो इस सरकार को रिज़ाइन देना चाहिए या इस कैबिनेट को रिज़ाइन देना चाहिए। ऐसे स्थिति में क्या है कि 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट का। अब ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा है कि ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कौन, एक मेंबर, मिनिस्टर या एक प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर हो गया आपका एक जो पर्सन कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर है। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर। कि प्राइवेट मेंबर्स को ये अलाउंस नहीं है कि वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकें, और हम मनी बिल को हमेशा कहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लोकसभा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास राज्यसभा कोई भी आपका मनी बिल रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये पहले ही प्रेसिडेंट की परमिशन से आया होता है। अब ये क्या करता है कि वो रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकती, तो उसको लोकसभा में बिल 14 दिन के अंदर भेजना ही पड़ेगा विदाउट रिकमेंडेशन और विद रिकमेंडेशंस। कि राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही अधिकार की उसको 14 दिन के अंदर अंदर
मनी बिल राज्यसभा में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब देखिए कि स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। अब देखिए फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट इज वेस्टेड इन स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये पावर किसके पास है आपकी, ये पावर आपकी लोकसभा के स्पीकर के पास है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, कि हमारा जो पार्लियामेंट के बैठने का समय है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि हमें पार्लियामेंट के एटलीस्ट 3 सेशन जो हैं वो करने ही चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने एटलीस्ट ट्वाइस, कि विंटर समर या मॉनसून सेशन होना ही चाहिए, उसके अलावा जितने सेशन हो सकते हैं उतने सेशन होने चाहिए, लेकिन ट्वाइस उसको एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, पार्लियामेंट को बैठना ही चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा पार्लियामेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है, ख़त्म होता है। फ्रेंड्स आपको इंटीमेट करने के लिए मैं इंफॉर्मेशन करने के लिए मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। JKSSB और जितने भी एक नेशनल और स्टेट लेवल के कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं वो हम ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर चुके हैं। कहाँ पे, ये हम कर चुके हैं कनाल रोड में, कनाल रोड जम्मू में है। तो आप ऑफलाइन के लिए अब तैयार हो जाइए। जनवरी में हमारे नए बैच भी शुरू हो रहे हैं और ऑलरेडी जो बैचेस चल रहे हैं उनमें भी कुछ बच्चे जो आए हुए हैं उनकी भी जो रिवाइज क्लास हम करवा रहे हैं। सो आप मैनेजमेंट से पूछ के आप ऑफलाइन बैच में भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।